ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 पार्ट 9। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट तक कवर करा दिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो यूनिट 2 है ना, ये यूनिट 2 आपका बहुत ज़्यादा लेंथी था, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। जैसे कि मैसूर के बारे में पढ़ा, बंगाल के बारे में अब हम पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ा, अवध के बारे में पढ़ा। तो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ा कि कैसे अंग्रेजों ने जो है इन क्षेत्रों पर अपना शासन या अपना अधिकार कैसे स्थापित किया। तो ये जो वीडियो है आपका पार्ट 9 होने वाला है, और पार्ट 9 ये लास्ट वीडियो है आपका यूनिट 2 का। यूनिट 2 आपका आज फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य के उत्थान के बारे में, और कैसे अंग्रेजी शासन ने बंगाल पर कैसे अपना अधिकार किया उसके बारे में। साथ ही साथ इसमें हम 2 युद्ध पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्लासी का युद्ध, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है आपको। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और आने वाली सभी अपडेट, सभी छोटी बड़ी अपडेट आपको वहां से मिल जाएगी। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप डायरेक्टली हमसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, जब मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, सबसे पहले हम स्टार्टिंग समझते हैं कि बंगाल पर शासन सबसे पहले किसका था। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद जितने भी मुगल शासक सत्ता संभालने के लिए आते हैं, वे शासक सक्षम नहीं हो पाते, यानी कि सफल नहीं हो पाते। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों, या यूँ कहें कि मुगल काल के पतन का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। इस क्रम में मुगलों के द्वारा जो जो क्षेत्र जीत लिए गए थे, उनमें से ज़्यादातर क्षेत्र अब अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयासों में जुट गए थे। यानी कि वो सारे ही क्षेत्र अपने आप को अलग करने करने के लिए स्टार्ट हो गए थे। यानी कोई भी नहीं चाहता था कि मुगलों के अधीन रहना। हर क्षेत्र चाहता था कि वो मुगलों के अधीन ना होकर अपना ही एक राज्य बनाए, अपना ही एक क्षेत्र बनाए, जिसमें बंगाल सफल हो जाता है। और बंगाल मुगलों से अलग होकर अपना एक क्षेत्र बनाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस समय बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान के बंगाल के क्षेत्र जितना नहीं था, बल्कि इसमें उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का जो वो जो है ना बांग्लादेश, ये भी इन सब में शामिल था, बंगाल में शामिल था। यानी कि आप देखेंगे तो बंगाल पहले बहुत छोटा था, सॉरी बंगाल अभी बहुत छोटा है, लेकिन पहले के टाइम पर उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का जो बांग्लादेश है, ये सब मिलकर बंगाल बनाते थे, बंगाल, ठीक। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों का और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। 1717 में उस समय शासन कर रहे मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में 3,000 रुपये वार्षिक कर के शुल्क के बदले में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। यानी 1717 में जो मुगल शासक थे उस टाइम पर, उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट कंपनी को 3,000 रुपये के बदले, क्योंकि पहले क्या करते थे, वो 3,000 रुपये उनसे वार्षिक कर लिया करते थे और कर लेते थे। तो अब उन्होंने क्या करा, कर हटा के वहाँ पे बोला कि अब हम आपसे कर नहीं लेंगे, आप टैक्स फ्री यहाँ पर व्यापार कर सकते हो बंगाल में, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उस समय बंगाल का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से आप मत पढ़ना, यहाँ से देखो। उसके बाद क्या होता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना। जब ये सब चीज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार या कहो कि नवाब बनता है, और इसी समय से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि वो मुगलों को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। यानी कि जो मुर्शिद कुली खां बंगाल का जब सूबेदार बना था, तो वो क्या करता था, समय समय पर टाइम टू टाइम मुगलों को नजराना भेजता था। नजराना कहें तो कर भेजता रहता
था। इसने क्या किया, ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि सबसे पहले बंगाल की जो राजधानी थी वो क्या थी, ढाका थी। फिर ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका एसएससी है, यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आप, तो ये जो है ना आपका एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। आपकी बुक में इतना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्ली बंगाल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके यहाँ पे डिस्क्राइब करके एज अ शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद देखो क्या होता है, 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद, यानी 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बंगाल का नवाब बनता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला वहाँ का नवाब बनता है और ये बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय नवाब होता है वहाँ का। देखो, जो 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती हूँ। 1727 में क्या होता है, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और सुजाउद्दौला वहाँ का नवाब बनता है। जब वो वहाँ का नवाब बनता है ना, तो वो बाद में क्या करता है, 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त करता है। जैसे कि हम बोले तो सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसी टाइप से पहले के टाइम पर सूबेदार और उप सूबेदार हुआ करते थे। तो 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार कौन नियुक्त करता है, सुजाउद्दौला। उसके बाद 1739 में सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। सुजाउद्दौला की अब मृत्यु हो गई, किसकी, सुजाउद्दौला की अब मृत्यु हो गई। इसके बाद जो सरफराज खां है वो वहाँ का नवाब बनता है बंगाल का। इसके बाद क्या होता है, 1740 में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। अलीवर्दी खां कौन है, अलीवर्दी खां उप सूबेदार था। उप सूबेदार आपको भी मैंने बताया था, अलीवर्दी खां कौन था, उप सूबेदार था। और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा गया। जब ये अलीवर्दी खां जो है ना सरफराज खां के विरोध में विद्रोह करता है, तो सरफराज खां जो है इस विद्रोह में मारा जाता है और अलीवर्दी खां क्या करता है, अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलीवर्दी खां के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा 1 बाय 1 कि कौन कौन शासन में आया और किसकी कैसे मृत्यु हुई। उसके बाद अलीवर्दी खां जब आता है तो उस समय एक सेना नायक था। जब अलीवर्दी आया था ना, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, कि जब अलीवर्दी खां बंगाल में आया था तो वहाँ पे वो एक सेना नायक था जिसका नाम अलीवर्दी खां था। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है। अब क्यों करता है, सत्ता पाने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो उसकी हत्या कर देता है तो 1740 बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। यानी कि 1740 में बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और 1756 तक वहाँ पर शासन करता है। उसके बाद अलीवर्दी खान जो है ना वो क्या करता है, अलीवर्दी खान 2 करोड़ का नजराना मुगलों को भेजता है। क्यों भेजता है, ताकि मुगल उसे कुछ कहे ना, क्योंकि उसने हत्या करी थी। अब वो 2 करोड़ का नजराना इसलिए भेजता है ताकि मुगल उसे कुछ कहे ना। और ठीक वैसा ही होता है, मुगलों को जैसे नजराना मिल जाता है तो मुगल उसको कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल की शासन व्यवस्था संभालने लग गया था। अलीवर्दी बंगाल की सत्ता पर 1740 से लेकर 1756 तक रहता है और अपने इस काल में वह बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। इसके बाद देखो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों के तरफ से मुफ्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो वे भी अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़कर करते हैं। दोनों ही बंगाल को जो है ना, बंगाल का विकास करने लगते हैं। कौन कौन, अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्री बिजनेस कर रही थी, फ्री व्यापार कर रही थी वहाँ पर। बिजनेस नहीं, व्यापार कर रही थी, क्योंकि बिजनेस तो बेसिकली व्यवसाय होता है। तो जो
ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वहाँ पर क्या कर रही थी, बढ़ चढ़कर बंगाल का विस्तार कर रही थी, और अलीवर्दी खां भी बंगाल का विस्तार कर रहे थे। तो इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है। किसने? अलीवर्दी खां ने। कैसे की है? देखो, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यानी कि अगर अंग्रेज़ों को कुछ ना कहें तो ये शहद देंगे, यानी मीठा मीठा बोलेंगे। लेकिन इन्हें छेड़ दिया जाए, यानी इन्हें किसी काम के लिए मना कर दिया जाए या इनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया जाए, तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी में कि मतलब किसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की है? तो किसने की थी? अलीवर्दी खां ने। अब देखो क्या होता है, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी कि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तो उसने जो है अपने पोते या नाती जो भी हो उसको वहाँ का नवाब नियुक्त किया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। इनका शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक रहा था, 1756 से लेकर 1757 तक का। और उसके बाद में उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा हो जाती है। देखो, जब क्या हुआ था, जब अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को शासन संभालने के लिए बोला, तो वहाँ पे जो लोग थे ना, बड़े बड़े लोग थे, जो मंत्री वगैरह थे, उनमें ना मतलब वो भावना आने लगती जलन की कि इनको क्यों बनाया, अगर इनका कोई लड़का नहीं था, कोई वो नहीं था, तो हम लोगों को बनाते। तो वहाँ पे ना काफ़ी लोग ना इनसे जलने लगते हैं, सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संबंध बिगड़ गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने किसको शरण दे रखी थी? जो सिराजुद्दौला और जो इनके जो भी दुश्मन थे उनको शरण दे रखी थी, और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। बस्तियों का दुर्गीकरण का मतलब ये होता है कि बस्तियों को घेरना, चारों तरफ से किला बनवाना। अब जैसे मान लो, घेरने का मतलब ये है कि उसको अपने अधिकार में लेना। जैसे ये बस्ती है सपोज करो, ठीक, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पे दीवार लगवा रहे थे, चारों ओर दीवार लगवा के घिरवा रहे थे, यानी उस एरिया को घेर रहे थे, दुर्गीकरण कर रहे थे, ताकि वो जो एरिया है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। तो ये चीज़ जो है वो नवाब ने अंग्रेजों को मना कर रखा था। इन 2 कारण की वजह से सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों के साथ रिलेशन था, जो संबंध था, वो अच्छे नहीं थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गए, यानी कि रूठ गए, और 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम, देखो, जब ये रूठ गए तो इन्होंने क्या करा, 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। ये एक टाइप का महल कह लो, महल या किला था। कहाँ पे था? कोलकाता में। 5 दिनों के युद्ध के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, और अंग्रेजों को वहां से भगाकर फुल्टा नामक टापू में शरण ली। यानी कि फोर्ट विलियम पर जब उन्होंने आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने और उस पर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेज वहां से डरकर भाग गए और फुल्टा नामक टापू में जाकर वहां पर छिप गए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना कहा जाता है कि वहां पर एक घटना घटती है जिसको हम कहते हैं काल कोठरी की घटना, जो कि 20 जून 1756 में हुई थी। अब ये घटना कितनी सच्ची है कितनी झूठी ये किसी को नहीं पता। देखो, घटना क्या थी, इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया, और इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, और हॉलवेल के सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। यानी कि ये मतलब एक घटना है, काल कोठरी की घटना। वैसे आपकी बुक में है नहीं, मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ। ये घटना है या नहीं है, या उसकी मनगढ़ंत कहानी है, ये किसी को नहीं पता। बस ये एक घटना थी। अब कितनी सच्ची है कितनी झूठी ये किसी को नहीं पता, तो आप इस पर ध्यान मत दो।
यहाँ पे पढ़ते हैं हम क्लाइव के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। जब ये बात क्लाइव को पता लगती है ना, तो क्लाइव क्या करता है, देखो सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके बाद में उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा पैदा होने लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। अब कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल था? आपको मैंने बताया कि लोग वहाँ पे उससे जल रहे थे। तो जो पहला मुख्य सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, तो ये भी किसकी साइड में होगा, क्लाइव की साइड में। दूसरा था दीवान जिसका नाम था राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ, बंगाल का एक व्यापारी जो कि बहुत अमीर था जिसका नाम था जगत सेठ। ये चारों लोग ही ना जल गए थे सिराजुद्दौला से, और ये जाके अंग्रेजों की साइड में जाकर मिल गए। जब अंग्रेजों की साइड में जाकर मिल गए तो वहीं पर एक युद्ध स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में होता है। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के साथ हुआ। युद्ध स्टार्ट होते ही मीर जाफर अपनी सेना को लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर यानी हार कर मुर्शिदाबाद भाग गए, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको मैंने बहुत ही कम वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया है। प्लासी का युद्ध जो होता है बेसिकली क्लाइव और इनको लेकर होता है, क्लाइव वर्सेस जो इसके सेना वगैरह था जो इनसे जल रही थी, उसके बीच में ये युद्ध स्टार्ट होता है। और लास्ट में जो है मीर जाफर अपनी सेना को लेकर भाग जाता है और वो हार के मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। फिर क्लाइव क्या करता है, वहाँ पर जाकर उनका वध कर देता है। तो ये तो था प्लासी का युद्ध। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। अब जब मीर जाफ़र, आपको बताया मीर जाफ़र कौन था, मीर जाफ़र मुख्य सेनापति था। मीर जाफ़र क्या करता है, अपनी सेना को लेकर प्लासी के युद्ध से भाग जाता है। लेकिन ये अंग्रेज़ों के साथ मिलता क्यों है, क्योंकि अंग्रेज़ ना इसको मतलब ये बोलते हैं कि आप हमारा साथ दो, अगला नवाब इसके मरते ही या इनकी मृत्यु करने के बाद अगला नवाब मैं आपको बनाऊंगा। इसलिए नवाब बनने के लिए मीर जाफ़र क्या करता है, अंग्रेज़ों का साथ देता है। और क्लाइव को व्यक्तित्व रूप से धन प्राप्त हुआ। यानी जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो मीर जाफ़र को क्या मिला, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनने के लिए मिला और क्लाइव को बहुत सारा धन मिला। इसी तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम मीर जाफ़र के बारे में। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफ़र को नवाब बनने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। यानी अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफ़र को नवाब बनाने के लिए नहीं लड़ा, लेकिन मतलब इसके बदले अपने आपके स्वार्थ के लिए, यानी कि वो वहाँ पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, देखो इसलिए मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का मात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी सिर्फ नाम का शासक। यानी कि अंग्रेज इतने ज़्यादा होशियार थे, इतने ज़्यादा चालू थे, क्लेवर थे कि वो मीर जाफ़र को झूठा मूठा उन्होंने ये बोला कि मैं आपको वहाँ का नवाब बनाऊंगा। लेकिन नवाब बनने का फ़ायदा क्या जब आप किसी के कठपुतली में रहकर काम कर रहे हो। मतलब वो मीर जाफ़र एक टाइप से नवाब तो था लेकिन अंग्रेज़ों की कठपुतली भी था। यानी जो भी फ़ैसला लेता था वो अंग्रेज़ों से पूछकर कोई भी फ़ैसला लिया करता था। तो बेसिकली अगर हम बोले तो सारी शक्तियाँ किसके पास हुई, सारी शक्तियाँ अंग्रेज़ों के पास हुई, अंग्रेज़ी ईस्ट कंपनी के पास हुई। और धीरे धीरे यहीं से उसने अंग्रेज़ी जो सत्ता की स्थापना करना स्टार्ट कर दी। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। 1760 में जब युद्ध ख़त्म होने के बाद, सब कुछ फिनिश होने के बाद, क्लाइव जो है वो वापस इंग्लैंड चला जाता है और उसके जगह पर बेंसीटॉट बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है। यानी कि क्लाइव गया और बेंसीटॉट वापस आया, इंग्लैंड से आया बंगाल का गवर्नर बनकर।
अब बेंसीटॉट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। वो चाहते थे कि ये जो नवाब है ना, ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसको बदल दिया जाए। तो वो क्या करता है, मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से समझौता करता है। यानी कि मीर जाफ़र को हटाकर मीर जाफ़र का जो वो होता है, दामाद होता है, मीर कासिम को वहाँ वहाँ पे समझौता करता है और मीर कासिम को अगला जो है नवाब वहाँ का बनाता है। तो बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। इसके बाद बेंसीटॉट ने मीर जाफ़र के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नया सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार उनके हाथ में सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफ़र ने क्या किया, नवाब के पद से इस्तीफ़ा दिया और मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया, क्योंकि वो भी मजबूर थे, वो भी एक टाइप से कठपुतली ही थे मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को ये सब करना पड़ा। इसके बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं मीर कासिम। 1760 से लेकर 1763 3 साल का इनका जो है कार्यकाल होता है। 1760 में क्या होता है, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। परंतु बाद में जैसा अंग्रेज़ों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से जैसा वादा किया था उससे ठीक उल्टा ही अपने कार्यों को किया। यानी कि जैसा जैसा मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को बोला कि हाँ मैं तुम ये बोलोगे तो मैं ये करूँगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया मीर कासिम ने। अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र की तरह ही उनकी कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होके अपने स्वतंत्र कार्य करे। अब यहाँ पर हम उनके कार्य देख लेते हैं कि मीर कासिम ने क्या क्या कार्य किए। तो सबसे पहला मीर कासिम ने क्या कार्य किया, मीर कासिम ने उस समय बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसको मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। तो सबसे पहले उसने राजधानी बदली। उसके बाद मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया। उसका तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम ये होता है कि मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफ़ी सुधार किए गए। साथ ही साथ उस समय बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को लेकर भेदभाव भी होता था। जैसे कि यूरोपीय व्यापारी को टैक्स में बहुत सी छूट मिलती थी और भारतीय व्यापारियों को छूट नहीं दी जाती थी। तो उसने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को भी छूट देना स्टार्ट किया। ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों में काफ़ी छूट देना स्टार्ट करी, जिसके कारण अंग्रेज उससे काफ़ी नाखुश हुए। और छठा कार्य उनका ये था कि इन सभी कार्य को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य कर रहा है। इसलिए अंग्रेजी कंपनी उसे नवाब के पद से हटाने का विचार करती है। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध एक मतलब जो है लड़ाई छेड़ दी। यानी कि जैसे जैसे उसने कार्य करे तो ये कार्य अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और मीर जाफ़र को दोबारा वहाँ का नवाब घोषित करते हैं और मीर कासिम के विरुद्ध में एक जो है वो छेड़ देते हैं युद्ध, जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और बंगाल का नवाब जो कि मीर कासिम था वो एक तरफ, और बंगाल के नवाब जो मीर कासिम के साइड था सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब थे, और मुग़ल बादशाह उस टाइम पर जो दिल्ली में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे मुग़ल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय थे। तो ये तीनों एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो की जो सेना थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एक तरफ थी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 23 अक्टूबर 1764 में होता है। मीर कासिम अंग्रेज़ों से
मतलब हार कर सुजाउदौला के पास पहुंचा। इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। ये तीनों क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा का निर्माण करते हैं और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना, वो शॉर्टकट में बताया है और उसी को मैंने यहाँ पे मतलब लॉन्ग तरीके से लिख रखा है इस लाइन में। ठीक, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुईं और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि जब ये लड़ाई हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो मीर कासिम तो वहां से भाग जाता है, लेकिन सुजाउदौला और शाह आलम आत्मसमर्पण कर देते हैं। और 1756 में क्लाइव पुनः भारत आता है। 1765 में, मतलब जब ये 1764 में ये युद्ध होता है, युद्ध खत्म होने के बाद 1765 में क्लाइव क्या करता है, दोबारा भारत आता है और बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ एक संधि करता है। मतलब इनके संग जो संधि करता है वो संधि अलग अलग करता है। देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे संधि। सर्वप्रथम क्लाइव ने, यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइव के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्लाइव ने बंगाल के नवाब निजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होंगे, यानी अंग्रेजों के हाथों में होंगे। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी, यानी कि हर वर्ष 53 लाख रुपए नवाब को मिलेंगे। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन यानी दो शासन, एक तो मतलब नवाब और दूसरा अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों का जो शासन था वो रियल था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताया गया है जो बंगाल पर अधिकार किस किस ने किया, मतलब कौन कौन नवाब बना। सबसे पहले बने मीर जाफर, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक बने। ये जितने भी बने हैं ना, ये अंग्रेजों के नीचे, यानी कठपुतली, एज अ कठपुतली ये लोग बने हैं। तो पहले मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया, फिर दोबारा मीर जाफ़र को बनाया, फिर निज़ाम उद्दौला को बनाया, फिर सैफ उद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला को वहाँ का शाह मतलब नवाब जो है बनाया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लाइव जब भारत आता है दोबारा से 1765 में, तो वो संधि करता है किस किस के साथ, शाह आलम के साथ और दूसरे उनके संग। तो देखो, जो पहली संधि थी वो तो हमने पढ़ ली अभी, लेकिन हम दोबारा भी पढ़ेंगे उसको। मैंने लिख रखा है अच्छे से एक्सप्लेन करके। देखो, संधि के अंदर जो है ना वो 3 बातें होती है। अब ये संधि किस किस के बीच में होती है, शाह आलम के बीच में और क्लाइव के बीच में ये संधि होती है। संधि की पहली शर्त ये होती है कि कंपनी जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। यानी कि अवध के पास जो 2 जिले हैं, इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों किसको देगा, मुगल को देंगे। दूसरा यह था कि कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी, यानी कि 26 लाख रुपए मिलेंगे पेंशन के रूप में और 2 क्षेत्र मिलेंगे, इलाहाबाद और कड़ा। तीसरा ये था कि मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। यानी कि जब आपको यहाँ पर 2 क्षेत्र या 2 राजधानियाँ कह लो या 2 जिले मिल रहे हैं, तो इसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिलेगी। कंपनी कहें तो अंग्रेजों को, यानी अंग्रेज वहाँ पर अपना अधिकार, वहाँ पे अपना व्यापार वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली शर्त थी। दूसरी थी इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक 4 दिन बाद ये जो हुई थी इलाहाबाद की पहली संधि, ये 12 अगस्त को हुई थी और ये 16 अगस्त को हुई थी। तो ठीक 4 दिन बाद ये संधि हुई। अब ये संधि जो होती है वो होती है नवाब के संग, अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ और क्लाइव के साथ। क्लाइव जो कि अंग्रेजों की साइड से था। तो कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को देगी। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त यानी टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार होगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, लेकिन जिसका खर्च भी कौन देगा, अवध का नवाब ही देगा। यानी कि वहाँ पर एक अंग्रेजी सेना रखी गई और उसका खर्च भी कौन देगा, अवध देगा।
तो यहाँ पर उसके बाद 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया और इसने द्वैध शासन को समाप्त करके पूरा का पूरा एकाधिकार बंगाल पर स्थापित किया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बंगाल पर 1 बाय 1 कौन कौन नवाब बना और कैसे कैसे युद्ध हुआ, और साथ ही हमने पूरा ये जाना कि कौन कौन सी संधि हुई और पूरा अधिकार कैसे और किसने बंगाल के ऊपर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी यूनिट 3 पर होगी।